अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जी, कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? समर, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ओके समर, चलें बाकी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं तो फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, चलें। बर्न वूंड को हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि किस तरह से रूल ऑफ 9 क्या है बेसिकली, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री बर्न क्या है, और सुपरफिशियल और डीप वुंड्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स IV fluid therapy. Infusion of IV fluids is needed to maintain sufficient blood volume for normal cardiac output. This is really understood कि blood volume अच्छा नहीं होगा, sufficient नहीं होगा, तो हमारी जो हार्ट है उससे कार्डियक आउटपुट भी कम निकलेगा और अल्टीमेटली जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। सो IV फ्लूइड्स की इन्फ्यूजन बहुत ज़रूरी होती है सफिशिएंट ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए फॉर normal cardiac output. Clients with burn involving 15% to 20% of the total body surface area, they require IV fluids. जिनका 15 to 20% बर्न होता है उनको IV fluids की ज़रूरत होती है। मकसद यही होता है that to prevent the patient from shock by maintaining adequate circulating blood fluid volume. Severe burn requires large fluid loads in a short time to maintain blood flow to vital organs. Fluid replacement formulas are calculated from the time of injury and not from the time of arrival at the hospital. Diuretics should not be given to increase urine output. अच्छा, सीवियर बर्न्स होते हैं तो जाहिर है फ्लूइड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो फ्लूइड है वो लॉस होता है, तो इसीलिए हमें वाइटल ऑर्गन्स के जो ब्लड फ्लो है उसे मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा IV फ्लूइड प्रोवाइड करना पड़ता है उसकी सपोर्ट के लिए। और जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट फार्मूलाज हैं वो वही आपको पहले बताया था कि ड्राई वेट के लिहाज से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पेशेंट का जो है यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा तो आप उन्हें डायूरेटिक्स देना शुरू कर देंगे ताकि उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, इसलिए क्योंकि बॉडी में वॉल्यूम ही कम है
डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेशन की वजह से उसका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, सो डायूरेटिक्स नहीं देनी. चेंज द अमाउंट एंड रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन. Diuretics do not increase the cardiac output, they actually decrease the circulating volume and cardiac output by pulling the fluid from the circulating blood volume to enhance the diuresis. तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, तो हम डायूरेटिक्स देने की गलती नहीं करेंगे. Proteinate or 5% albumin in isotonic saline, half given in first 8 hour और half in next 16 hours. क्यों? क्योंकि आपको बताया कि जो अल्ब्यूमिन है, जो ये 5% अल्ब्यूमिन आइसोटोनिक सेलाइन में दे, जो कॉमन फ्लूइड्स हैं जो यूज होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और इंजरी किस किस्म की है. तो हम कॉमन फ्लूइड्स यहाँ आपको बता रहे हैं. ऑब्वियसली पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं और डॉक्टर चेंज कर सकते हैं. या तो 5% एल्ब्यूमिन इन आइसोटोनिक सेलाइन दिया जा सकता है, या रिंगर लेक्टेट है विदाउट डेक्सट्रोज, हाफ गिवन इन फर्स्ट 8 आवर देन हाफ गिवन इन नेक्स्ट 16 आवर्स. क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सेलाइन एडजस्ट टू मेंटेन द यूरिन आउटपुट एट 30 ml पर आवर, और क्रिस्टलोइड ओनली यानी लेक्टेटेड रिंगर हमने पेशेंट को देना होता है. एक्यूट फेज ऑफ बर्न इंजरी लास्ट्स. एक्यूट फेज कब तक रहती है बर्न इंजरी की? इट लास्ट्स अंटिल वूंड क्लोजर इज कंप्लीट. केयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड कंटिन्यूड असेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. जब तक वूंड कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो जाता उस वक्त तक एक्यूट फेज में रहता है. और जाहिर है हमारी जो केयर है, जो हमारी कोशिश होती है, वो यही होती है कि हम कंटिन्यूसली असेस भी करते रहें और मेंटेन भी करते रहें पेशेंट के कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को. Pneumonia is a concern which can result in respiratory failure. They require mechanical ventilation. इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली वो वूंड ख़राब ना हो, जो वूंड है वो इन्फेक्टेड ना हो, सो टॉपिकल एंटीबायोटिक हम देते हैं पेशेंट्स को. टेटनस टॉक्सॉइड, क्योंकि अगर कोई मैकेनिकल भी इंजरी हुई है साथ तो चांसेस हैं टेटनस के, तो टेटनस टॉक्साइड दे देते हैं पेशेंट को. वेट डेली विदाउट ड्रेसिंग और स्प्लिंट्स एंड कंपेयर टू प्री बर्न वेट. A 2% loss of body weight indicate a mild deficit. A 10% or greater weight loss require modification of calorie intake and monitor for signs of infection. अच्छा, बर्न की वजह से पेशेंट्स को कुछ मैंने आपको जिससे पहले बताया कि देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज एक तो वो जो फिजिकल बैरियर है वो वहाँ से ख़त्म हो गया है, और जो वूंड है वो अगर इन्फेक्टेड हो गया तो वो भी मज़ीद इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो इसलिए कुछ लोकल और सिस्टेमिक साइंस आपको इन्फेक्शन के बता रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के. सो वो अगर आपको पता होंगे तो ऑब्वियसली वी कैन मूव टूवर्ड्स, हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कहीं हमारे पेशेंट को जो है वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया. सूडोमोनास प्रोटियस में लीड टू सेप्टिक शॉक. ठीक है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है. पार्शियल थिकनेस इंजरी फुल थिकनेस इंजरी में कन्वर्ट हो सकती है. अल्सरेशन ऑफ द हेल्दी स्किन एट द बर्न साइट. एरिथमेटस नोड्यूलर लीजन्स बन सकते हैं अनइन्वॉल्व्ड स्किन के ऊपर. एक्सेसिव बर्न वूंड ड्रेनेज होगी, ओडोर हो सकती है वूंड से. स्लगिंग ऑफ ग्राफ्ट्स खराब हो सकते हैं. ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. चेंजेस इन वाइटल साइंस. ओलिग्यूरिया. GI dysfunction such as diarrhea, vomiting and metabolic acidosis. लैब वैल्यूज सोडियम हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है. इसी तरह से पोटाशियम को देखना बहुत ज़रूरी है. हाइपरकलेमिया और हाइपोकलेमिया हो सकता है. WBC का काउंट 10,000 से 20,000 के दरमियान. नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकती हैं, क्या हमारे पेशेंट की नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस हो सकती हैं एक्यूट फेज में, जिनके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत होगी. इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है एंड डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज है. सो ऑब्वियसली हमारी पेशेंट के लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है. नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो रिमूवल ऑफ एक्सुडेट्स एंड नेक्रोटिक टिश्यूज, क्लीनिंग द एरिया, stimulating granulation and revascularization and applying dressing.
डिब्राइडमेंट में बी नीडेड। यही नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट का यही प्लान है, यही मकसद है कि वहाँ जितने भी नेक्रोटिक टिश्यू है, एक्सुडेट है, उसे रिमूव करें, सारे एरिया को क्लीन करें, ग्रेनुलेशन को इन्हांस करें, दोबारा से वहाँ ब्लड सप्लाई ठीक हो जाए, रिवास्कुलराइजेशन का मतलब, और ड्रेसिंग अप्लाई करें। अगर ज़रूरत पड़े तो डिब्राइडमेंट भी की जा सकती है। After burn, wounds are cleaned and debrided. Topical antibiotics are reapplied to prevent infection. बर्न वून की ड्रेसिंग में क्या है, जब बर्न हो गया, वून को क्लीन किया जाता है, डिब्राइडमेंट करने की ज़रूरत हो तो डिब्राइडमेंट की जाती है, टॉपिकल एंटीबायोटिक अप्लाई किए जाते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड वून ड्रेसिंग्स आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ गॉज अप्लाइड ओवर द टॉपिकल एजेंट ऑन द बर्न वूंड। फिर रिहेबिलिटेटिव फेज आ जाती है बर्न इंजरी की। स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, technically begins with wound closure and end when the client returns to the highest possible level of functioning। ठीक है। प्रोवाइड साइकोसोशल सपोर्ट, असेस करें पेशेंट का घर का एनवायरनमेंट किस किस्म का होगा, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट कोई इस्तेमाल होंगे क्या, कोई प्रोस्थेटिक्स की ज़रूरत है हमें रिहेबिलिटेशन के फेज़ के लिए, इन सारी चीज़ों को असेस करें। हेल्थ टीचिंग्स देना ज़रूरी है पेशेंट को। इट शुड इंक्लूड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, ड्रग रिजीम के मेडिसिन को कंटिन्यू रखना कितना ज़रूरी है, फॉलोअप के अपॉइंटमेंट्स के बारे में उन्हें पहले से गाइड कर दीजिए। कंफर्ट मेजर्स टू रिड्यूस प्रोराइटिस। डाइट, पहले तो हम पेशेंट को एनपीयू रखेंगे, उसके बाद पहले ओरल फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे। जब बॉवल साउंड रिटर्न हो जाएंगी तो पहले ओरल फ्लूइड थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू करेंगे। Do not give ice chips or free water lead to electrolyte imbalances. हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे पेशेंट को ताकि वुंड हीलिंग हो, और जो पेशेंट की जो न्यूट्रिशस चीज़ें जो है, जो वैल्यूज़ हैं वो कम हुई हुई हैं, पेशेंट वीक हो रहा है, वो चीज़ें ठीक हो जाए। कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, मकसद हमारा यही है, गोल ये है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं बर्न के बाद, उससे हमने अपने पेशेंट को बचाना है। वाइटल साइंस चेक कीजिए हर 1 घंटे बाद, उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन चेक कीजिए। पहले बता दिया था टेटनस की बूस्टर डोज लगाई जाती है, एंटी इन्फेक्टिव ड्रेसिंग्स और ऑइंटमेंट्स यूज़ की जाती हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एस्पिरिन नहीं देनी। सर्जिकल एसेप्सिस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टर्न टू फॉर अर्ली टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, इमोशनल सपोर्ट दीजिए। अच्छा, जो डिब्राइडमेंट क्या होती है, डिब्राइडमेंट का मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इट इज़ डन विद फोर्सेप्स एंड कर्व्ड सीजर्स और थ्रू हाइड्रोथेरेपी। ओनली लूज स्कार रिमूव्ड, जो ज़ाहिर है डेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर मौजूद, उन्हें रिमूव किया जाता है। ब्लिस्टर्स आर लेफ्ट अलोन टू सर्व एज प्रोटेक्टर, कंट्रोवर्शियल। अच्छा, जो ब्लिस्टर्स होते हैं इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर हमने उन्हें बर्स्ट किया और रिमूव किया तो वो फर्दर इन्फेक्शन का कॉज बन सकते हैं। तो उनको हम एंटीबायोटिक दे के ड्राई कर लें, उसके बाद जब वो उनकी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, वो डेड टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उन्हें रिमूव करें। बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ फिजिशियंस का इसमें मतलब आपस में एक बात पर इत्तेफाक नहीं है। बाकी बेटे स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है अगर, तो स्किन ग्राफ्टिंग एक्यूट फेज में की जाती है। एंड किस किस कब की जाती है, किन केसेस में की जाती है, जहाँ यूज्ड फॉर फुल थिकनेस एंड डीप पार्शियल थिकनेस वुंड्स। मेंटेन ड्रेसिंग, ड्रेसिंग उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं, और जो ग्राफ्ट आपने अप्लाई किया है उसको ज़ाहिर ड्रेसिंग करते वक्त असेस किया जाता है, वो पिंक नज़र आना चाहिए, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि दिस इज़ अ हेल्दी ग्राफ्ट। or if it has taken after 5 days, skeletal tractions may be used to prevent the contractures, or elastic bandages may be applied for 6 months to 1 year to prevent the hypertrophic scarring. So this is the reference, and this is about burn. तो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है बर्न से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें बेटा।
ओके राबिया, रूल ऑफ 9 दोबारा बता देती हूँ। रूल ऑफ 9 बेसिकली साइज ऑफ द वुंड, जो बर्न की वजह से वुंड्स होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है रूल ऑफ 9। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं जी इतने परसेंट बर्न हो गया, उतने परसेंट बर्न हो गया। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें रूल ऑफ 9 से पता लगता है। और ऑब्वियसली अगर हमें परसेंटेज ऑफ बर्न नहीं मालूम होगी तो हम अपने पेशेंट की, जो मैंने आपको बार बार इसमें फ्लूइड थेरेपी में बताया कि फ्लूइड थेरेपी के लिए हमें पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए कितना परसेंट उसका बर्न है, प्लस ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो जब तक हमें नहीं पता होगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूल ऑफ 9 में सिंपल ये है बेटा कि जो बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी है, इसको डिवाइड किया हुआ है हमने कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स का फेस बर्न हुआ है तो हम उसे कहेंगे कि इसका कितने परसेंट बर्न है। अ, अगर पूरा मैं दोनों पिक्चर से आपको समझाती हूँ। पहले आप ये देखें, अगर पूरा फेस और हेड को इन्होंने 9% दिया हुआ है, अगर किसी का फेस बर्न हुआ है तो हम देखेंगे पूरा फेस बर्न है। फिर ये देखेंगे कि क्या फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बर्न है। सो 4.5 इज फॉर ईच साइड, टोटल इज 9%। अगर सिर्फ फ्रंट ऑफ द फेस बर्न हुआ है तो हम कहेंगे 4.5% बर्न है। अगर बैक साइड भी फेस की बर्न हुई है उसी तरह से पूरा हेड, तो हम कहेंगे 9% बर्न हुआ है। इसी तरह से बेटे अगर हम आर्म्स की बात करें तो एक आर्म इज फॉर 9%, फ्रंट पे वही 4.5 और बैक पे 4.5। इसी तरह से दूसरे आर्म की तरफ आ जाए, 4.5 फ्रंट, 4.5 बैक। इसी तरह से अगर हम ट्रंक की बात करते हैं तो वो 18% है, 18% फॉर फ्रंट, 18% फॉर बैक। और फिर अगर फ्रंट को भी 2 में डिवाइड कर दे तो वो हाफ हाफ करके 9% फॉर अपर पोर्शन, 9% फॉर लोअर पोर्शन। इसी तरह से बैक साइड जेनिटेलिया के लिए 1% है, लेग्स के लिए 9% फॉर ईच साइड है। ठीक है, 9% फ्रंट लेग, 9% बैक लेग, तो एक लेग के लिए 18% हुआ। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पेशेंट का कितना परसेंट बर्न हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने देखा उसकी फ्रंट ऑफ द लेग जो है वो बर्न हुई हुई है और एक जो उसका बाजू है वो फ्रंट और बैक दोनों से पूरा बर्न हुआ हुआ है। कोई आपसे पूछे तो आप फौरन से, अगर आपको रूल ऑफ 9 पता होगा तो आप देखेंगे अच्छा इसकी लेग आपने देखी, ठीक है जी, फ्रंट और बैक दोनों से बर्न है, आपने कहा जी ये 18% हो गया। इसमें आपने 9% और ऐड कर दिया। आपने उसके अंदर 9, आपने देखा उसका बाजू दोनों तरफ से जो है वो, लेग जो है सिर्फ एक तरफ से, सॉरी, अगर फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बर्न थी आपने उसको 18% के दे दिया। बाजू देखा आपने, वो भी फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बर्न था, आपने उसको 9% दे दिया। तो इन दोनों को आपने कैलकुलेट किया तो ये तकरीबन 18 टू 27% बन जाता है। तो आप कहेंगे जी पेशेंट 27% बर्न है। तो इस तरीके से रूल ऑफ 9 यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पेशेंट का बर्न कितना परसेंट है। जी समझ आ गई राबे आपको? जी राबिया, समझ आ गया आपको? ठीक है जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके चलें, अभी तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेंस मार्क करवा दें। हम यहाँ स्टॉप करते हैं, तमाम बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।